नमस्कार, स्वागत है आपका 18 नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आज का बाजार। और इस शो में अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे कि आज दिन भर किस तरह का कारोबार रहा बाजार में, ये पूरा हफ्ता कैसा था निफ्टी के लिए, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। और अगले हफ्ते के लिए किस तरह की तैयारी करनी चाहिए, मार्केट कैसा लग रहा है, किन किन सेक्टर्स पे आपको नजर रखनी है, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या होंगे अगले हफ्ते, इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे आगे। लेकिन सबसे पहले मार्केट पर आज नजर डाल लेते हैं। और आज हमने देखा कि शुरुआत काफ़ी कमजोरी के साथ हुई थी, लेकिन क्लोजिंग जो हुई वो 17,000 के ऊपर आज देखने को मिली। तो लगातार 7 दिन का जो गिरावट थी वहां पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगा। आज आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आने के बाद शक्तिकांत दास की कमेंट्री, जिस तरह से पॉजिटिव कमेंट्रीज निकल कर आई, उसके बाद हमने देखा कि बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली। बैंक निफ्टी करीब करीब 980 अंकों से ज्यादा की मजबूती के साथ आज बंद हुआ। लेकिन एक बार मार्केट पर और किस तरह का कारोबार रहा, ये पूरा हफ्ता कैसा रहा, एक बार ये भी देख लेते हैं। और डिम्पी कालरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी लेकर। डिम्पी बताइए। अगर आप इस हफ्ते को देखेंगे तो वैसे तो ये खराब ही था, नेगेटिव, लेकिन क्योंकि अक्टूबर सीरीज़ का फर्स्ट डे था और सितंबर सीरीज़ का कल हमारी निपट गई, उसके बाद आज मार्केट ने जितना पूरे महीने में नुकसान दिखाया था उसका 50% नुकसान आज ही भर दिया। यानी कि अगर आप निफ्टी का परसेंटेज रिटर्न देखेंगे इस हफ्ते भर के हिसाब से तो सिर्फ -3% है। लेकिन अगर आप हफ्ते भर का रिटर्न के हिसाब से देखिए, जो -1.3 आपको इस समय दिख रहा है, ये करीब 3.5% से कहीं ज़्यादा का था। यानी कि मार्केट के अंदर रिकवरी एक ही दिन के अंदर काफ़ी अच्छी होती हुई दिखी है। इसके अलावा जो आप रिटर्न देख पा रहे थे, ज़्यादातर में आपको नेगेटिव दिखेगा। स्मॉल कैप में, मिड कैप में और बैंक निफ्टी, ये नेगेटिव रिटर्न हफ्ते भर के हिसाब से देखे गए हैं। लेकिन आज के दिन की भरपाई की वजह से ये हफ्ते भर की जो आप परसेंटेज देख पा रहे हैं थोड़ी कम हुई है। तेजी वाले सेक्टर्स जो पूरे हफ्ते के अंदर चले होते हैं, फार्मास्यूटिकल्स और आईटी, हालांकि इन दोनों में आज थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग थी, लेकिन लास्ट में चलते चलते आईटी फिर से पॉजिटिव हो गया और इसने 1.25% तक का नेट में पॉजिटिव रिटर्न दिया। अब आते कमजोरी वाले सेक्टर्स पूरे हफ्ते में कौन से थे। अगर आप देखें तो मेटल्स, एनर्जी, ऑटो, रियल एस्टेट, ये हफ्ते भर के कमजोर सेक्टर्स थे, जिसमें सबसे ज़्यादा तो मेटल्स के अंदर पिटाई होती है दिखी है। लेकिन उतना ही शार्प पुल बैक आज के दिन सिर्फ मेटल के अंदर आते हुए दिखा। अगर आज के दिन के पुल बैक को हम नहीं जोड़ते तो मेटल के अंदर नुकसान करीब 6% तक के आसपास का बनता है। आते हैं और ऐसे शेयर कौन से थे जिन्होंने हफ्ते भर में अच्छे रिटर्न आपको दिए हैं। उसमें पावर ग्रिड, डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, एचसीएल टेक, क्योंकि आपने दो पहले ही सेक्टर्स देखे हैं फार्मास्यूटिकल्स के और साथ ही आईटी के अंदर, इसलिए आप ज़्यादातर शेयर भी उसी दो सेक्टर्स के देख पा रहे हैं, जैसे एचसीएल टेक आईटी का और सिप्ला और डॉक्टर रेड्डीज फार्मास्यूटिकल्स का। ये हफ्ते में जो गिरने वाले शेयर्स थे उसमें अडानी शेयर्स के अंदर काफ़ी पिटाई हुई है। अडानी पोर्ट्स करीब 10% नेगेटिव रिटर्न दिया है। हालांकि थोड़ी बहुत रिकवरी इसके अंदर हमने 1-2 दिन में बनती हुई देखी, लेकिन फिर भी नेट में 10%। हीरो मोटोकॉर्प, जेएसडब्ल्यू स्टील, मारुति सुजुकी जैसे शेयर्स भी करीब 5% टूटते हुए दिखे इस पूरे हफ्ते के अंदर। तो इन हफ्तों के अंदर अगर आप देख रहे हैं तो ऑटोस का रिटर्न बहुत अच्छा नहीं था। अडानी ग्रुप के अंदर भी रिटर्न हमको बहुत अच्छा बनते हुए नहीं दिखा। आ जाते हैं कुछ एक और सेगमेंट्स पे, खासकर मिड कैप सेगमेंट्स पे। अगर आप वहाँ पे देखें तो अबोर्ड इंडिया के अंदर डिलीवरी का बेस बड़ा है और पिछले कई दिन से ये शेयर अच्छा चलता हुआ दिखा है। तो हफ्ते भर के अंदर इसने 7% का रिटर्न दिया। मेट्रोपॉलिस पूरे हफ्ते अपनी रिकवरी के लिए जाना गया, जो कि करीब 6% देखे गया। एसकेएफ इंडिया एक बेरिंग बनाने वाली कंपनी है, ये करीब 5% नेट में पॉजिटिव रिटर्न देखे गया। और सोलार इंडस्ट्रीज के अंदर भी काफ़ी शार्प मूव हमको आता हुआ दिखा है, करीब 5 से 7% का। लेकिन मिड कैप में जो शेयर टूट रहे थे उसमें आरती इंडस्ट्रीज था, इसमें टिपिकली अनवाइंडिंग का प्रेशर भी था क्योंकि एफएनओ पे भी है। ये 13% नेट में रहा। मैक्रोटेक, जिसको हम लोधा डेवलपर्स कहते हैं, टिपिकली ये भी 10%। वरुण बेवरेजेस 10%। थर्मेक्स जैसे शेयर्स में करीब 10% का नेगेटिव रिटर्न हफ्ते भर के हिसाब से हमको बनते हुए दिखा। तो कुल मिला के अगर आप मार्केट में इस बार की जो परफॉर्मेंस देख रहे हैं वो नेगेटिव तो रही है, लेकिन हफ्ते भर का जो काफ़ी हद तक दर्द था वो आज क्लोजिंग वाले दिन में काफ़ी हद तक कम भी होता हुआ दिखा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी सारी जानकारी देने के लिए। तो जो पेन हमने पूरे हफ्ते देखा, कहीं ना कहीं थोड़ी राहत मिली आज जिस तरह के मार्केट में मूवमेंट देखने को मिला। तो सितंबर सीरीज की एक्सपायरी अगर हम कहेंगे तो वो काफ़ी नेगेटिव हुई, लेकिन अक्टूबर सीरीज की शुरुआत काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। और शुरुआत भी हुई आज पॉलिसी के साथ और अच्छी कमेंट्री के साथ। आज हमने देखा कि क्लोजिंग भी काफ़ी शानदार रही और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी आपको अभी डिम्पी बता रहे थे। चलिए
चलिए अब अगले हफ्ते बाजार में कहाँ मौके रहेंगे, किस तरह की तैयारी करनी चाहिए, ये भी एक बार समझ लेते हैं। और हमारे साथ sharmilajoshi.com से शर्मिला जोशी मौजूद हैं। शर्मिला, थैंक यू सो मच ET Now स्वदेश को समय देने के लिए। आज की सीरीज की शुरुआत तो काफ़ी अच्छी हुई है, पॉलिसी की कमेंट्री भी काफ़ी अच्छी थी। आपसे जानना चाहेंगे आपने पॉलिसी में आपने क्या कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट को वॉच किया जो कि आपको पसंद आए, और आज जो तेजी आई है वो कितनी टिकाऊ है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में तो दिक्कतें अभी खत्म नहीं हुई हैं। इसको देखते हुए अगले हफ्ते किस तरह की तैयारी करनी चाहिए, क्या लेवल्स आप वॉच करेंगी? जैसे कि आप पहले चर्चा कर रहे थे कि इट इज एक्चुअली द कमेंट्री जिसने काफी राहत दिलाई है मार्केट को, क्योंकि अगर आप पिछले हफ्ते किसी को भी पूछे तो वो कहते कि 35 बेसिस पॉइंट जितना प्राइस हाइक इंटरेस्ट रेट हाइक होगा, बट जिस तरह के इवेंट्स हुए पिछले हफ्ते पूरे यूरोप में, यूएस में, उन सब चीजों को देखकर ये लगा कि 50 बिप्स हाइक करेंगे, और शायद कमेंट्री भी थोड़ा नेगेटिव रह सकता है गिवन द फैक्ट कि रुपी भी काफी वीकन हुआ था और रिसेशन एक्सेट्रा इन्फ्लेशन के कंसर्न्स जिस तरह यूएस में है। बट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने काफी पॉजिटिव जिस तरह से ये कहा कि जीडीपी मार्जिनली कट किया और इन्फ्लेशन को अनचेंज रखा, उससे काफी राहत मिली मार्केट को। इट्स सॉर्ट ऑफ सेंड आउट अ सिग्नल कि डोमेस्टिकली चीजें ठीक है। और वैसे भी हम जानते हैं कि FIs आर बी नेट सेलर्स फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। अगर कुछ इस मार्केट को ऊपर बना के रखा है, इट हैज बीन डोमेस्टिक मनी, और इनके स्टेटमेंट्स के बाद हमने देखा कि वो बाइंग फ्रॉम रिटेल इन्वेस्टर्स रिटर्न हुई मार्केट में एंड इट पुल्ड द मार्केट अप। हैविंग सेड दैट, जैसे कि आपने कहा कि कंसर्न्स रिमेन, क्योंकि जो पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन को लेकर कंसर्न है वो इट हैज नॉट गॉन एनीवेयर। So I think it's time to be cautious, लेकिन आप अच्छे स्टॉक्स की लिस्ट बनाए रखें और उनमें एक स्टैगर्ड बाइंग करें, that would be the advice, but I think it's time to be a little cautious. बिल्कुल, तो थोड़ा कॉशियस रहने की ज़रूरत है, लेकिन अच्छे स्टॉक्स में अगर आप हैं तो फिर कुछ चिंता वाली बात नहीं है। अच्छे फंडामेंटल कंपनियों में इस वक्त रहने की राय आपको दी जा रही है। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आज की जो पॉलिसी की जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्या कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्री यहाँ पर गवर्नर की तरफ से निकल कर आई, एक एक करके आपको वही भी सुनवा देते हैं। और महंगाई को देखते हुए RBI ने लगातार चौथी बार दरों में बढ़ोतरी की। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने क्रेडिट पॉलिसी में रेपो रेट में 0.5% की बढ़ोतरी की है और एकोमोडेटिव विड्रॉल स्टैंस को भी कायम रखा। साथ ही उन्होंने महंगाई और रुपए में गिरावट पर भी अपना नजरिया पेश किया। ये आपको सुनवा देते हैं। During the current financial year up to September 28, the US dollar has appreciated by 14.5% against a basket of major currencies. This has caused turmoil in currency markets across the world. The movement of the Indian rupee has, however, been orderly compared to most other countries. The Indian rupee has depreciated by 7.4% against the US dollar during the same period, that is from 1st April of this year to the date which I just mentioned, that is up to 28th September. So while the US dollar has appreciated by 14.5%, the Indian rupee has depreciated in a very orderly manner to by 7.4%. And consequently, it is evident that the Indian rupee has fared much better than several reserve currencies as well as many emerging market and Asian peers. The inflation projection is retained at 6.7% for the current year, with second quarter at 7.1%, third quarter at 6.5%, and fourth quarter at 5.8%, with risks evenly balanced. CPI inflation is projected to further reduce to 5% in the first quarter of next financial year, that is 23-24.
बिल्कुल, तो ये थे शक्तिकांत दास। कुछ अहम कमेंट्री जो निकल कर आई है बाजार से आज पॉलिसी से जुड़ी, वो हम आपके सामने रख रहे थे। लेकिन इस बीच आपको एक बार ये भी बता देते हैं कि इस पूरे साल अब हम 2022 में अक्टूबर सीरीज में एंट्री कर चुके हैं और इस पूरे साल किस तरह का प्रदर्शन रहा निफ्टी में, एक बार एक इंटरेस्टिंग रिसर्च आपके सामने रखते हैं। और इसमें हमने ये देखा कि इस साल बाजार में हर बड़ी गिरावट के बाद एक बड़ी खरीदारी भी देखने को मिल रही है। इस पर एक ट्रेंड लेकर एक ट्रेंड एनालिसिस किया हमने पिछले कुछ महीनों का, और किस तरह का ट्रेंड रहा जानते हैं डिम्पी से। डिम्पी, बताइए 2022 में निफ्टी में किस तरह का ट्रेंड देखने को मिला? शुक्रिया। अगर आप देखें तो इस पूरे 2022 के अंदर मार्केट का जो मूवमेंट है वो काफ़ी वॉलेटाइल रहा। पहले फर्स्ट हाफ में और सेकंड हाफ यानी कि पहला छमाही अगर आप देखेंगे तो एक रेंज जो नेगेटिव से भरी हुई थी। खैर, मैं कुछ एक इंटरेस्टिंग डाटा आपके सामने रख रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे जनवरी और फरवरी का नंबर अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो खासकर आप फरवरी को देखिए, जब 0.4% के आसपास का आपको नुकसान निफ्टी में दिखा, यानी कि इंडाइसिस के अंदर आते दिखा। उसके अगला महीना मार्च का, उसका पूरा बदला दिखा, यानी कि आपने जितना गिराया बाजार को, बाजार उतने ही तेज़ी के साथ ऊपर आया और करीब 4% ऊपर हुआ। अप्रैल और मई को अगर आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप जून के मंथ में गए और आपका 4% का आंकड़ा आपको दिख गया कि 4% तक का फॉल आपको दिखा, मार्केट ने जस्ट उसका डबल राइज किया है, यानी कि 8% बढ़ गया, यानी कि जितना गिरावट हुई थी उसकी 2 गुना मार्केट के अंदर तेजी आई। और बैक टू बैक अगस्त के महीने में भी हमको वही देखने को मिला। इस बार का जो सितंबर का नंबर आया वो फिर से उसी 4% पे आके रुक गया है कि 4% की गिरावट आई है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, आज सिर्फ अक्टूबर का पहला ही दिन है और मार्केट ने करीब करीब इसकी आधी गिरावट को आज में कवर कर लिया। सिर्फ एक दिन के अंदर अक्टूबर ने, यानी कि सितंबर मंथ के अंदर जो 4% की गिरावट थी, सिर्फ सिंगल डे ने 50% रिकवरी दिखा दी। और उम्मीद करते हैं सीरीज छोटी भी है, फेस्टिवल से भरी हुई है, थोड़ी और शॉर्ट कवरिंग आएगी और न केवल 4% को रिकवर करेगा। कोई बड़ी बात नहीं है कि इसके अंदर अच्छी तेज़ी भी आ जाए। हमने इसका चार्ट में पिक्टोरियल भी ड्रॉ किया तो हमको बार बार वही चीज़ आपके दिखी है। अगर आप इस चार्ट के हिसाब से भी देखेंगे तो 2 मेजर सपोर्ट के आसपास बाजार आके रुक जाता है। जैसे पहले छमाही वाला हिस्सा आप देखेंगे 15,800 के आसपास का एक सपोर्ट एरिया है, जहाँ पर हमने आपको ये मेंशन किया है, दिस वन 15,800 वाला। और उसके बाद जब दूसरा बाजार गिरा, यानी कि 4% से ज़्यादा की गिरावट आई है, तो आपके पास एक मेजर सपोर्ट एरिया है जिसको हम 16,800 कहते हैं। तो 2 मेजर सपोर्ट एरियाज पे जब 4% की गिरावट आई है, मार्केट ने अगले ही दिन पुल बैक काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिया, या अगली सीरीज़ के अंदर मैं बोलूँगा कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिया। ये आप पहले भी देख चुके हैं, ये आपने सिर्फ पहले दिन अक्टूबर सीरीज़ के अंदर देख लिया। उम्मीद करते हैं अक्टूबर सीरीज़ आपके लिए काफ़ी शुभ और काफ़ी बेहतर होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पर, आप बने रहिए टीना स्वदेश के साथ। We are seeing a sort of a full return to normalcy और उस वजह से लोग और बाहर जाएंगे और चीजें खरीदेंगे। उसमें एक स्टॉक है वरुण बेवरेजेस। दिस इज अ फ्रेंचाइजी बॉटलर फॉर द ट्रेड, जो ब्रांड्स पेप्सिको कंपनी के नीचे आते हैं, कार्बोनेटेड एंड नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। इनके नतीजे काफी अच्छे आए हैं और क्योंकि डिस्क्रिशनरी स्पेंड में का फोकस है तो देयर नंबर्स विल लुक बेटर गोइंग अहेड। उनको नई टेरिटरीज भी मिली है, प्लस वो डिस्ट्रीब्यूशन अपना चैनल्स बढ़ा रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं ताकि अंडर पेनिट्रेटेड एरियाज में और बेहतर डिस्ट्रीब्यूशन हो। सो आई थिंक अगले 2 साल इनके नतीजे अच्छे रहने का अनुमान है। तो वरुण बेवरेजेस विद द टारगेट ऑफ 1150। और दूसरा स्टॉक रहेगा आदित्य बिरला फैशन। एज आई वाज सेइंग, वंस वी सी फुल रिटर्न टू नॉर्मलसी, लोग फिर से घर से निकल के दे वुड वांट टू डू दैट टच एंड फील काइंड ऑफ शॉपिंग। तो ऑनलाइन ऑफलाइन शॉपिंग दोनों में हम बढ़त देखेंगे। पैंटालून एज अ ब्रांड हम देख ही रहे कि अच्छा उनका परफॉर्मेंस है। बाकी के भी जो उनके ब्रांड्स है, वेदर इट इज इनरवेयर, एथलीजर, इनमें भी अच्छी ग्रोथ आएगी। सो योर आई वुड हैव अ टारगेट ऑफ 380। ओके, ठीक है। तो ये 2 स्टॉक्स हैं जहाँ पर कि आपको नज़र रखनी है, वरुण बेवरेजेस और आदित्य बिरला फैशन। ये काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर आप निवेश करने के लिहाज से, और पोर्टफोलियो में इन दोनों कंपनियों को शामिल कर सकते हैं। शर्मिला, इसके अलावा एक और डेवलपमेंट होने वाला है, 5G रोल आउट होगा 1 अक्टूबर को, और टेलीकॉम स्पेस और टेलीकॉम एंसिलरी स्पेस इसकी वजह से हम देख रहे हैं काफ़ी समय से फोकस में थी। ये जो 5G रोल आउट होगा, इससे
सेक्टर के लिए आप कितना बड़ा देख रही हैं, किस तरह के संकेत देख रही हैं और आने वाले समय में आपकी नज़र कहाँ होगी? So overall I'm positive on telecom as a space. सिर्फ आपको ध्यान ये रखना है कि फिलहाल जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो 5G के लिए हो रहा है, लेकिन ये ऐसा सेक्टर है कि जिसमें ऑलमोस्ट आपको हर 2-3 साल एक बड़ा कमिटमेंट करना पड़ेगा टू इम्प्रूव इन what is available to you at that point, whether it's your infrastructure, whether it is the next generation of services, etc. तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आई थिंक द टू ऑब्वियस कंपनीज टू माय माइंड आर भारती एयरटेल एंड रिलायंस ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ जियो, लेकिन वो एक रिलायंस एक बड़ा हिस्सा उसका बन जाता है। बट हमने बिडिंग के टाइम भी देखा कि सबसे ज्यादा बिडिंग जियो की तरफ से आई, उसके बाद भारती एयरटेल। दैट क्लियरली शोज यू कि आगे चलकर किस तरह से वो अपना नेटवर्क बढ़ाएंगे। और अगर आप टेलीकॉम पेनिट्रेशन की बात करें और जिस तरह से हम डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं ये ध्यान में रखें, तो आई थिंक टेलीकॉम एज अ सेक्टर हैज अ लॉन्ग वे टू गो इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आई लाइक टेलीकॉम एज अ स्पेस, बट विद इन दैट भारती एयरटेल एंड रिलायंस वुड बी सॉर्ट ऑफ टेलीकॉम स्पेसिफिक प्लेस। बिल्कुल, तो भारती एयरटेल जैसी कंपनियों पर आप नजर रखिए। शर्मिला, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए और तमाम सेक्टर पर स्टॉक्स पर अपना एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और जिस खबर से जुड़ी अभी हम चर्चा कर रहे थे, पीएम मोदी 5G लॉन्च करेंगे 1 अक्टूबर को, और टेलीकॉम कंपनियों 5G के लिए क्या तैयारी कर रही है, सेक्टर के लिए किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, एक बार ये समझ लेते हैं और सौमित के पास चलते हैं पूरी जानकारी लेने के लिए। सौमित बताइए। तो अगर आप देखें तो कल जो 5G का लॉन्च होगा वो तो पायलट टाइप लॉन्च होगा, सिलेक्ट सिटीज़ में वो पहले स्टार्ट करेंगे, बट पैन इंडिया बेसिस में जियो के प्लान्स है दिसंबर 2023 तक लॉन्च करने का, और भारती एयरटेल के प्लान्स है मार्च 2024 तक पैन इंडिया बेसिस पे लॉन्च करने का। जबकि अगर दूसरे साइड में हम देखें तो वोडाफोन आइडिया ने अब तक कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया है कि वो कब 5G लॉन्च करने वाले हैं। अब 5G का क्योंकि अडॉप्शन हो जाए मार्केट में, उसके लिए क्या नेसेसिटी है एनालिस्ट के हिसाब से, पहले तो जो सब्सक्रिप्शन प्लान्स होंगे वो अट्रैक्टिव होने चाहिए, वो ज़्यादा प्राइजेस पे आप नहीं बेच सकते हैं कंपेयर टू 4G प्लान्स, और जो 5G स्मार्टफोन डिवाइसेस है उनके भी प्राइसेस लोअर होने पड़ेंगे। आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो 5G स्मार्टफोन के डिवाइसेस के जो प्राइसेस है वो 2 to 3 टाइम्स है नॉन 5G स्मार्टफोन के सामने, तो ये प्राइस डिफरेंशियल जो है वो कम होना पड़ेगा। अब क्या 5G लॉन्च होने से आरपू बढ़ सकता है? अब चाइना और साउथ कोरिया की अगर हम बात करें तो जब वहाँ पे 5G लॉन्च हुआ था तो आरपू में जो ग्रोथ देखने को मिला था वो काफ़ी लिमिटेड था, सिर्फ 10% का राइज देखने मिला था, और इसके पीछे का रीज़न ये था कि जो हाई आरपू कस्टमर्स थे उन्होंने ही सिर्फ 5G में शिफ्ट किया था, सारे 4G कस्टमर्स ने 5G में शिफ्ट नहीं किया था। बट इंडिया एक दूसरा मार्केट है, इंडिया में अगर आप देखेंगे तो सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने एक यूनाइटेड फ्रंट दिखाया है टैरिफ हाइक के लिए। डेटा रेट्स ऑलरेडी चीपेस्ट है पूरे एशिया में, और उसी के साथ जो 2G यूज़र्स है वो भी काफ़ी बड़ा है, 25% ऑफ द टोटल मार्केट जो है वो 2G यूज़र बेस का है। तो आपका जो स्कोप है इंप्रूवमेंट का वो काफ़ी ज़्यादा है इंडिया के मार्केट में। अब आज देखते हैं कि टेलीकॉम कंपनीज़ की पोजिशनिंग कैसे है 5G लॉन्च के पहले। रिलायंस जियो की अगर हम बात करें तो उनका जो यूज़र बेस है वो कम्प्लीटली 4G यूज़र बेस है, लार्जली डेट फ्री बैलेंस शीट है, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो है और सफिशिएंट स्पेक्ट्रम है कंपनी के पास। एयरटेल की अगर हम बात करें तो यूज़र बेस काफ़ी अच्छा है, 2G यूज़र्स काफ़ी कम है उनके सब्सक्राइबर बेस में, बैलेंस शीट स्टेबल है, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज है कंपनी के, और स्पेक्ट्रम भी खूब सारा है कंपनी के पास। बट वोडाफोन आइडिया की अगर हम बात करें तो कंपेरेटिवली अगर हम देखें तो 2G यूज़र्स काफ़ी ज़्यादा है उनके टोटल यूज़र बेस में, बैलेंस शीट काफ़ी वीक है, कैश फ्लो इनफैक्ट नेगेटिव है, और स्पेक्ट्रम भी लिमिटेड है कंपनी के पास। इनफैक्ट सिर्फ 17 सर्कल्स में स्पेक्ट्रम है कंपनी के पास। अब पास से हमें ये सीखने में मिला है कि जिसका पोजीशनिंग और बैलेंस शीट स्ट्रांग होता है उनकी मार्केट शेयर गेंस काफ़ी देखने को मिलते हैं। जैसे 2013 से लेकर 2016 में एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया ने मार्केट शेयर गेंस किया था क्योंकि उनका लीडरशिप पोजीशन था 3G और 4G में। 2016 से जियो ने काफ़ी मार्केट शेयर गेंस किए थे क्योंकि 4G में लीडरशिप पोजीशन था, और अब चूंकि 5G लॉन्च हो रहा है, एनालिस्ट का मानना ऐसा है कि आगे चलते मार्केट शेयर शिफ्ट्स वापस देखने को मिल सकते हैं ये 3 ऑपरेटर्स के बीच में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी ये सारी जानकारी देने के लिए। तो अगले हफ्ते टेलीकॉम स्पेस फोकस में रहेगा इस इवेंट के चलते, इस पर आप नज़र रखिए। चलिए अब आखिर में आपको बताते हैं कि अगले हफ्ते बाजार के लिए अहम ट्रिगर कौन से हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जहां पर कि आपको नज़र रखनी है। वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी जानकारी लेकर। वामाक्षी बताइए।
आइए देखते हैं कौन से ऐसे इकोनॉमिक क्यूज़ और इवेंट्स हैं जिस पर आपकी नज़र बनी रहनी चाहिए अगले हफ्ते के ट्रेडिंग सेशन के लिए। अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे हम अगस्त 5 को मार्केट्स बंद रहने वाले हैं, मगर ये एक शॉर्ट वीक है, मगर काफ़ी एक्शन पैक वीक रहने वाला है। इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग PMI डेटा रिलीज़ होगा अक्टूबर 3 को, और इंडिया का जो PMI सर्विसेज और कंपोजिट डेटा होगा वो रिलीज़ होगा अक्टूबर 6 को। इसके अलावा अगर हम ग्लोबल क्यूज़ की बात करें तो शुरुआत करते हैं हम US मार्केट से। तो US का मैन्युफैक्चरिंग PMI डेटा आएगा अक्टूबर 3 को। ट्रेड बैलेंस ये भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ट्रैक करने को, और ये आएगा अक्टूबर 5 को। इसके अलावा इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो आएगा लेटर नेक्स्ट वीक, उस पर भी आपकी नज़र बनी रहनी चाहिए। अगर हम UK की मार्केट्स की बात करें तो उनका जो मैन्युफैक्चरिंग PMI डेटा है ये रिलीज़ होगा अक्टूबर 3 को, जो है अगले हफ्ते का पहला दिन। इसके अलावा यूरोजोन की बात करें तो यहाँ पर भी हम मैन्युफैक्चरिंग PMI और यूरोजोन का जो PPI का डेटा है उसको ट्रैक करेंगे। इसके अलावा चाइना की बात करें तो यहाँ पे पूरे हफ्ते मार्केट्स बंद रहने वाले हैं, उनकी गोल्डन वीक हॉलिडे शुरू होने वाली है। तो ये थे कुछ ग्लोबल क्यूज़ जिस पर आपकी नज़र बनी रहनी चाहिए, मगर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो आपको ट्रैक करने चाहिए। तो यूरो एरिया में और EU फाइनेंस मिनिस्टर्स की बैठक होने वाली है लक्समबर्ग में। ये शुरू होगी अक्टूबर 3 को और ख़त्म होगी अक्टूबर 4 को। इसके अलावा EIA क्रूड ऑयल इन्वेंट्री रिपोर्ट ये मिड नेक्स्ट वीक रिलीज़ होगा अक्टूबर 5 को। और आखिर में फोकस करेंगे हम OPEC प्लस की अगली बैठक पर। मार्केट्स देखेंगे कि ये ग्रुप अपने ऑयल प्रोडक्शन को कट करते हैं या नहीं। तो ये थे सारे ग्लोबल क्यूज़ और इवेंट्स जिस पर आपकी नज़र रहनी चाहिए अगले हफ्ते के ट्रेडिंग सेशन के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वामाक्षी ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए ET नाउ स्वदेश के साथ। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार। संजीव भसीन हो या फिर बसंत महेश्वरी जैसे दिग्गज मार्केट के महारथी, आपसे मिलेंगे अब लंच टेबल पर। ET नाउ स्वदेश की सालगिरह पर मिलेगा शान